बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ख़ूबसूरत लड़की थी। मेरा शौहर मुझ पर शक करता था। ससुराल वालों ने मेरे शौहर को मशवरा दिया कि वो मुझे गंजा कर दे, मेरा सर मुंडवा दे। ससुराल वाले मुझे कभी घर से बाहर ना जाने देते। मैं शौहर को यकीन दिलाती कि मैं सिर्फ़ आपकी अमानत हूँ, लेकिन कोई मुझ पर भरोसा ना करता। आज मेरे ससुराल वालों ने घर में नाई बुलाया और मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर गंजा करवा दिया। मेरी शादी एक निहायत हैंडसम अमीर लड़के से हुई थी। मेरा शौहर बिल्कुल मेरे सपनों के शहज़ादे जैसा था। मैं एक हसीन और जमील मगर गरीब लड़की थी। मुझे कोई एक बार नज़र उठा के देख लेता तो मुड़कर ज़रूर देखता। मेरी अम्मी ने हमेशा कहा था कि तुम्हें कोई शहज़ादा ही ब्याहेगा। मैं उनकी बात सुन के हंस के कहती, इन टूटी फूटी गलियों में, इन कच्चे खस्ता हाल मकानों में लड़कियों को ब्याहने शहज़ादे नहीं बल्कि पक्की उम्र के मर्द आते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को रंगीन बनाने के लिए औरत के ख्वाबों के सारे रंग चुरा लेते हैं। सारी हकीकत जानने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई उम्मीद होती दिल में, तभी तो चुपके चुपके किसी राजकुमार के सपने देखा करती थी। कोई रिश्ते वाली शकीला न जाने शहज़ादा कहाँ से पकड़ लाई। मेरे लिए रिश्ता लाया गया। मैं रुखसत होकर अपने शौहर के घर आ गई। मेरा शौहर हसीन भी था, अमीर भी। इन्हीं दो चीज़ों की मैंने हमेशा ख्वाहिश की थी, मगर मुझे मालूम ही नहीं था खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए मर्द में एक तीसरी चीज़ भी होनी चाहिए, वो है एतबार। जब तक पता चला बहुत देर हो चुकी थी। मैं खूबसूरती की मूरत दुल्हन बनी बैठी थी। मैंने हमेशा अपने हुस्न पर मान किया था। मैं नहीं जानती थी यही हुस्न मेरा इम्तिहान होगा। मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। वो पूरे कमरे के चक्कर काटता रहा। मैं इसकी वजह समझने से कासिर थी। वो मेरे पास आकर बैठा और बोला, उज़्मा तुम तो बहुत हसीन हो। अपने शौहर की बात सुनकर मैं मुकम्मल तौर पर खुश भी ना हो पाई कि इसकी अगली बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो बोला, तुम जानती हो मुझे हसीन चेहरों से नफ़रत है। उठो, मुंह धोकर आओ, ये मेकअप उतार कर आओ। मैं बाथरूम में जाके बहुत रोई, आंखें सूज गईं। जब बाहर आई तो मेरा शौहर मेरा ही मुंतज़िर था। मेरा चेहरा उठाया और बोला, बहुत रोकर आई हो, लगता है पीछे रह जाने वाले आशना याद आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गई। मैं अपनी सफाई में कुछ ना बोली। फिर तो ये मामूल ही बन गया। मेरा शौहर सारा दिन मुझ में ऐब तलाश करता। जब वो ऑफिस जाता तो रेहान की खालाजाद कज़न आमना मेरे पीछे पड़ी रहती। रेहान ने मेरे सजने संवरने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन मुझे सजने का बहुत शौक़ था। जैसे ही मेरा शौहर ऑफिस में जाता मैं खूब तैयार होती। मेरी सास भी मेरे शौक़ पर मुस्कुरा देती, लेकिन आमना मुझे अजीब सी नज़रों से देखती। मैं भी उसे जलाने की खातिर खूब गहरे रंग के कपड़े पहनकर उसके सामने आती। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक तैयार हो रही थी कि रेहान ऑफिस से जल्दी लौट आए। मेरे औसान ही ख़ता हो गए। मुझे यूं सजा संवरा देखकर रेहान तो जैसे पागल ही हो गया। उसने पूरे घर की तलाशी ली, किचन, बाथरूम, स्टोर रूम, यहाँ तक कि छत भी देख ली। फिर हमारे बेडरूम में घुसकर बेड के नीचे दीवारों के पीछे कुछ तलाश कर रहे थे। मैंने तंग आकर पूछ ही लिया किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, तो वो चिल्लाकर बोले, तुम्हारे आशना को। उनकी बात सुनकर तो मैं डर सी गई। तब मुझे समझ आई कि वह ऐसी बहकी बहकी हरकतें क्यों करते हैं। उन्हें तो शक की बीमारी थी। मैंने आमना की तरफ देखा तो वो बड़े मज़े से मुस्कुरा रही थी। मैं जान गई कि इस सब के पीछे आमना का हाथ लाजमी है। मैंने रो रो कर उन्हें अपनी शराफत का यकीन दिलाया, मगर वो मेरी एक ना सुनते। वो मुझे अक्सर कहते थे, तुम तो इतनी हसीन हो, न जाने कितनों को पीछे लगाया होगा। यानी मेरा हुस्न ही मेरी सज़ा था। अगर मैं एक आम सी सूरत की लड़की होती तो शायद रेहान मुझ पर कभी शक ना करते। उन्होंने मेरे लंबे नाखून कटवा दिए। मुझे सिर्फ़ 2 रंग पहनने की इजाज़त थी, सफ़ेद और स्याह।
मेरे सजने संवरने से लेकर कपड़े पहनने ओढ़ने तक पाबंदी लग चुकी थी। मैं चुप चुप के रोती। अम्मी का पुराना मोहल्ला, घर सब याद आता, लेकिन मैंने भी कसम खा रखी थी कि अपने शोहर को अपनी बेगुनाही का यकीन दिला के रहूँगी। मैंने ख़ुद को रेहान के रंग में ढाल लिया। हमारी शादी के बाद से इतने अजीब वाक़यात रोनमा हुए कि हम एक दूसरे को समझ ही ना सके। मुझे रेहान की रूटीन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो किधर जाता है, कहाँ रहता है, 2-2 दिन तक घर क्यों नहीं आता, फिर अचानक से आकर मुझ पर हमला क्यों कर देता है। आमना मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करती है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। एक दिन रेहान को घर से गए हुए तीसरा दिन था। मैं उनके लिए परेशान थी। फिर अचानक उसका एक दोस्त हमारे घर आ गया। उसने मुझे दरवाज़े पर बता दिया था कि रेहान ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। मैंने उसे घर बुला लिया। आमना ने मुझे कहा कि मैं रेहान का पैगाम सुनूं, तब तक वो चाय बना देगी। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि आमना को मुझ पर रहम आ गया। हम दोनों सोफ़े पे बैठ के देखते ही देखते रेहान के दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दस्तराजी करने की कोशिश करने लगा। मैं आमना को मदद के लिए आवाज़ें दी, मगर वो ना आई। एक मर्दाना आवाज़ आई, उस्मान आज तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। रेहान को देखकर मैं घबरा गई। उसका दोस्त बाहर भाग गया, लेकिन मैं रेहान के हाथों चढ़ गई। उसने मुझे जानवरों की तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। कहने लगा, तुम मेरे ही दोस्त के साथ मुँह काला कर रही थी, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई। आज मैं तुम्हें मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। रेहान ने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। रेहान रुको, ये तुम क्या करने जा रहे हो? बैरूनी दरवाजे से दाखिल होती मेरी सास जल्दी से आगे बढ़ी और रेहान को मुझसे दूर किया। आमना भी। मैंने बताया कि मैं और आमना दोनों घर पर मौजूद थी, मैं अकेली नहीं थी। आमना तो उछल पड़ी, तुम पागल तो नहीं हो? मैं और आंटी तो शॉपिंग पे गई हुई थी। मेरी सास भी खामोश रही। मैंने कहा, आंटी सच बोलें, बताएं कि आमना आपके साथ नहीं थी। मगर आंटी ने चुप कर रोज़ा ना तोड़ा। मैं हैरान खड़ी इनका मकरू फरेब वाले चेहरे को तकती रही। रेहान मुझे जान से मार देना चाहता था, जबकि मेरी सास ने उसे मशवरा दिया कि मारने की बजाय उज़्मा को गंजा करवा दोगे, ना सर पर बाल होंगे, ना कोई उसकी जानिब मुतवज्जे होगा। मैं चीखी नहीं, मगर आमना और मेरी सास ने मुझे मजबूती से पकड़ा हुआ था, जबकि रेहान ने कैंची पकड़ी और बेदर्दी से मुझे गंजा करने लगा। मेरे बाल काट कर वो मुझे लाउंज में फेंक कर अपने अपने कमरों में चल दिए। मैं वहीं रोते से सकते न जाने कब मेरी आंख लग गई। मुझे खबर ना हुई। रात के आखिरी पहर में होश में आई और उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ी, लेकिन कमरे से आमना और रेहान की आवाज़ सुनी। मेरे कदम थम गए थे। रेहान, मैं तो पहले ही दिन से तुम्हें कह रही हूँ, इस लड़की का एतबार ना करना। वो लड़की अच्छे किरदार की नहीं। मुझे आमना की बातों से अजीब सी वहशत हुई थी। वो मेरा घर उजाड़ना चाहती थी। मैं खामोशी से पलट आई। मुझे मालूम हो चुका था कि इस घर में मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, मगर क्या मैं ये जानने से कासिर थी? मेरा शोहर, आमना या मेरी सास, इन तीनों में से मेरा दुश्मन कौन था? मैंने इनके मकरू फरेब चेहरों से निकाब हटाने का फ़ैसला कर लिया था। मैं रेहान पर कड़ी नज़र रखने लगी थी, लेकिन कोई सबूत मेरे हाथ ही नहीं लगता था। मैं शदीद ज़हनी उलझन में थी। आईना देखती तो ऐसे लगता जैसे मैं पागल खाने से भागी हुई हूँ। सर मुंडा हुआ है, चेहरे पर जगह जगह ज़ख्मों के निशान। मैं सारा दिन रोती और अल्लाह से मदद मांगती रही। एक दिन मेरी सास और आमना दोनों शॉपिंग पे गई हुई थी। उनके जाते ही मैंने उनके कमरों की तलाशी ली, मगर मुझे शदीद मायूसी हुई। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने रूम में आकर हर चीज़ का मुख्तलिफ ज़ाविये से जायज़ा लेने लगी। कपड़ों की अलमारियाँ तक मैंने खाली करवा दी थी। तिजोरियों को ताले लगे हुए थे। दीवार पे लगे फ्रेम को उतार उतार कर देख रही थी, जब एक बड़े से फ्रेम के पीछे से मेरी सास की तस्वीर निकली। वो इनकी जवानी के दिनों की तस्वीर थी। हाथ में नन्हा सा बच्चा था, लेकिन वो किसी मर्द के साथ खड़ी थी। ये मर्द रेहान के वालिद नहीं थे।
लाउंज में मेरी सास की तस्वीर जिस मर्द के साथ थी वो कोई और था, और इस तस्वीर के अंदर कोई और, ज़रूर कोई ना कोई राज होगा। मुझे लगा कि मैंने वो तस्वीर नहीं, कोई बहुत बड़ा सुराग ढूंढ निकाला है। फिर वैसे ही फ्रेम सेट किया और ख़ुद को नॉर्मल ज़ाहिर करने लगी। रेहान हस्बे मामूल फिर दाखिल हुआ और हर चीज़ की तलाशी ली। उसने मुझसे मोबाइल तक छीन लिया। वो मेरे ख्वाबों का शहज़ादा था, मगर अब मुझे उससे नफ़रत हो गई। वो मेरे पास आके बैठता तो मेरा सांस रुकने लगता। बज़ाहिर तो सब कुछ नॉर्मल था, एक शोहर जो शक्की था। शक में कभी कभार मुझ पे हाथ भी उठा लेता। पर्दे के पीछे बहुत से राज छुपे थे। यूं एक रात रेहान को फिर से शक का दौरा पड़ा। उसने मुझे मार पीट कर कमरे से निकाल दिया। मैं लाउंज में सोफ़े पे लेट गई। आधी रात गुजरी होगी। मैंने आमना को अपने कमरे से निकल कर रेहान के कमरे की जानिब जाते देखा। उस रात मुझ पे इंकिशाफ हुआ कि आमना मेरी और रेहान की लड़ाई के बाद इसके नज़दीक होने की कोशिश करती है, लेकिन वो आमना से ज़्यादा खुलकर बात नहीं करता था। आमना के जाते ही मैं भी दरवाजे से चिपक कर खड़ी हो गई। अंदर से रेहान और आमना की आवाज़ आ रही थी। रेहान, इस उज़्मा को कब ठिकाने लगाओगे? तलाक दो इसको, जान छुड़वा लो इस बदकिरदार लड़की से। आमना, तुम नहीं जानती, मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं। मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। मेरा दिल नहीं मानता कि ये बदकार है। रेहान का जवाब सुनकर मेरी आंखों में नमी उतर आई। आमना ने कहा, हाँ गुजारो फिर ज़िंदगी एक बेवफा लड़की के साथ, ताकि तुम्हारा किस्सा फिर से दोहराया जाए, एक नए रेहान को जन्म दिया जाए। आमना का लहजा जहर में डूबा हुआ था। मुझे नफ़रत है, रेहान कहने लगा, दुनिया की हर औरत से। निकल जाओ मेरे कमरे से। रेहान की आवाज़ में जुनून ही जुनून था। आमना कमरे से बाहर आई तो मैं छुप गई, तो अंदर से चीज़ों के टूटने की आवाज़ आने लगी। मैंने उस वक़्त कमरे में जाना मुनासिब नहीं समझा। रेहान की जुनूनी आवाज़ मुझे बेचैन कर रही थी। मैं अपनी सास के कमरे की जानिब बढ़ गई। उनके कमरे से आवाज़ें आ रही थी। जी सेठ साहब, जो बोया था वही काट रही हूँ। बस काटते काटते हाथ लहूलुहान हो गए हैं और दिल छलनी छलनी, एक पल भी सुकून का मुयस्सर नहीं। रेहान की हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है। आमना ही संभाले हुए है। अगर आमना यहाँ मेरे पास ना होती तो अब तक रेहान मेरे खून से अपने हाथ रंग चुका होता। अपनी सास की बातें सुनकर मैं शदीद खौफ में मुब्तला हो गई। मैं जल्दी से सोफ़े पर लेट गई। अगली सुबह हवेली में अजीबो गरीब सरगर्मियाँ हो रही थी और मैं डरी सहमी हर चीज़ को गौर से परख रही थी। सारा दिन हवेली में खौफ रहा था। शाम हुई तो मैं तीसरी मंजिल की छत पे चली गई, लेकिन मुख्तलिफ ज़ाविये से हर चीज़ का जायज़ा लेने लगी। तभी किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं। वो आवाज़ें नीचे लाउंज से आ रही थी। वो रेहान ही था। चलो शुक्र है मैं इधर थी। मेरी सास की चीखने की आवाज़ें भी आने लगी। मैं जल्दी से नीचे आई, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। मैं अपने रूम में आकर बैठ गई। मुझे शदीद रोना आ रहा था, लेकिन रेहान बड़े मज़े से टीवी देख रहा था। रेहान का मोबाइल बजा। वो कॉल पर किसी के साथ बात कर रहा था कि अचानक परेशानी के आलम में बाहर की जानिब भागा। मैंने खिड़की से उसे गाड़ी में बैठकर जाते देखा। मैंने जल्दी से अलमारी खोली। अलमारी में सबसे पहले जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी वो रेहान का शनाख्ती कार्ड था। मगर ये क्या, शनाख्ती कार्ड रेहान का था, शक्ल भी उसी की थी, मगर वहाँ दर्ज नाम शहरयार अंजम था। यानी रेहान ने अपना असली नाम भी मुझसे छुपा कर रखा था। वो ऐसा क्यों कर रहा था मैं नहीं जानती थी। रेहान की अलमारी पैसों से भरी पड़ी थी। इसके अलावा मुझे कोई सुराग ना मिला। इतना मैं जान गई कि रेहान, आमना और मेरी सास फराड है। इन सब की हकीकत मुझसे अब तक छुपी हुई थी। मैं इन सब के सामने लाचार मस्कीन थी, मगर वो नहीं जानते थे कि असल ख़तरा मैं ही हूँ। मैंने इनको बेनकाब करने के लिए हर हद से गुज़रने का फ़ैसला किया था। मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी।
रात जब शेफ़ खाना बनाकर चला गया तो मैंने खाने में नींद की गोलियां डाल दी। ऐसा करते हुए मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन मैं गुज़री उन 3 रातों का मुआयना करती रही। सबने बड़े शौक़ से खाना खाया, कुछ देर बातें करते रहे, फिर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मैंने आधा घंटा इंतज़ार किया ताकि वो मुकम्मल बेहोश हो जाएं। मेरा एक एक लम्हा बड़ी मुश्किल से गुज़र रहा था। फिर मैं सबसे पहले आमना के कमरे की जानिब बढ़ी। वो बेसुध सो रही थी। मैंने उसके कमरे का जायज़ा लेना शुरू कर दिया, एक एक चीज़ उलट पुलट के देख रही थी। ऐसा करते हुए मेरे हाथ ज़ोर ज़ोर से कांप रहे थे। मैंने आमना की अलमारी खोली, कपड़े बिखरे पड़े थे, लेकिन साइड पर मेरी तस्वीरें थीं। मैं वो तस्वीरें देखकर हैरान रह गई। एक तस्वीर में मेरे साथ एक लड़का था। वो लड़का मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं कभी उसको आइसक्रीम खिला रही थी तो कभी डिनर कर रही थी। शॉपिंग करते हुए मेरे साथ वो लिबास भी पसंद कर रहा था। मैं तो लरज़ ही गई, ये मैं ही थी। आंखों में उभरने वाले आंसू पीकर मैं अपने मिशन में लग चुकी थी। इस लड़के के अलावा और भी बहुत से लड़कों के साथ मेरी तस्वीरें आमना की अलमारी में थीं, मगर क्यों ये अभी मुझ पर अफ़शान नहीं हो सका था। आमना के कमरे की चीज़ें सेट करके मैं अपनी सास के कमरे में दाखिल हो चुकी थी। अपनी सास की अलमारी से मुझे बहुत अजीब सी मालूमात मिली। एक डायरी थी जिस पर बच्चे की लिखाई में लिखा गया था, मुझे अपनी माँ से नफ़रत है। दूसरे सफ़े पर लिखा था, मुझे मेरे अब्बा बहुत याद आते हैं। नए डैड बहुत बुरे हैं। आगे आगे राज खुल रहे थे। मुझे औरतों से नफ़रत है। औरतें बेवफा होती हैं। मेरी माँ ने मेरे बाबा को चैट किया है। सब कुछ साफ साफ दर्ज था। मैं डायरी से और भी मालूमात समेट रही थी जब अचानक किसी ने पीछे से मेरा कंधा हिलाया। मेरी रीढ़ की हड्डी में सुनसुनी दौड़ गई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पीछे मुड़कर देख सकूं। मैं पत्थर का बुत बनकर खड़ी थी। वो हाथ आगे बढ़े। वो ज़मीन पर बिखरे हुए कागजात को जल्दी जल्दी समेटने लगे। वो हाथ किसी और के नहीं, रेहान के थे। इन कागजात को अलमारी में रख कर वो मुझे बाजू से खींचता हुआ बाहर ले गया। रूम का दरवाज़ा बंद करके उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गया। मेरी हालत बिल्ली के शिकंजे में फंसे हुए कबूतर किसी थी। वो मेरी हालत देख के जान चुका था। कहने लगा, मैं चाइनीज़ शौक़ से नहीं खाता। लगता है तुमने सारी नींद की गोलियां चाइनीज़ में डाली थी। 1-2 गोलियां कौरमे में भी डाल देती। वो कह के मार रहा था, मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुम कमरे में आओ, मैं कुछ तुमसे कहूँ, कुछ तुम्हारी सुनूं। मगर आज तो तुमने अनोखा ही काम किया। तुम्हें ये सब करना नहीं चाहिए था। वो अजीब अजीब बातें करता चला जा रहा था। मैं शदीद घबराई हुई थी। उसने मुझे कुर्सी पर रस्सी के साथ बांध दिया और ख़ुद सोने चला गया। मुझे यकीन है तुम ये रस्सियाँ खोल नहीं पाओगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं भागोगी। मेरे सर में दर्द है, मुझे सोना है। उसकी बातें सुनकर मैं सारी रात रोती रही, अल्लाह से फरियाद करती रही। मुझे नहीं मालूम था कल क्या होगा। दुआ करते करते न जाने कब मेरी आँख लगी। आँख तब खुली जब मुझ पर से किसी ने ठंडा ठंडा पानी गिराया। मेरे सामने आमना बबर शेरनी बनी खड़ी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद की गोलियां देने की? वो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर चिल्ला रही थी। जब वो साइड पर हुई तो मेरी सास आगे बढ़ी। जी, क्या क्या मालूमात हासिल कर ली आपने? मैं बोली, वही जो तुम सब की हकीकत है। तुम सब मेरे दुश्मन हो, धोखेबाज हो। मैं चीख रही थी, आराम से, ज़्यादा चिल्लाओ नहीं। कुर्सी पर बंधी हुई हो, कुछ तो तरस खाओ खुद पर। मेरी सास बोलती जा रही थी, देखो तुम्हें कितना सच मालूम हो गया होगा। मैं तुम्हें सब तफसील से बताती हूँ, गौर से सुनो। लेकिन पहले इसके हाथ खोलो, इसे आज़ाद करो। उन्होंने रेहान की तरफ इशारा किया। रेहान ने मेरे हाथों से रस्सियाँ खोल दी। मेरी सास आगे चलने लगी और मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं भी उनके पीछे उनके बेडरूम में दाखिल हो चुकी थी। सोफ़े पर बैठकर उन्होंने मुझे भी बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गई। कहने लगी, देखो उज़्मा, मुझे मालूम है तुम मुझसे नफ़रत करती हो।
तुम्हें लगता है कि मैं चाहती हूँ रेहान तुम्हें मारे पीटे, मगर ऐसा नहीं। तुम मुझे बहुत अजीज़ हो, अपने बच्चों जैसी लगती हो। वो बोलती जा रही थी और मैं खामोशी से सुन रही थी। रेहान को औरतों से नफ़रत अपनी माँ की वजह से हुई है, यानी मेरी वजह से। मैंने रेहान के बाप को धोखा दिया था। मैं उनकी बात सुन के हैरान रह गई। मेरी और रेहान के बाप की मोहब्बत की शादी थी। रेहान की पैदाइश के बाद मैंने रेहान के बाप के दोस्त के साथ गलत ताल्लुकात बढ़ा दिए। मैं इतना गिर गई थी कि हम हर रोज़ मिलने लगे। 6 साल बाद मैंने रेहान के बाप को 6 साल तक धोखे में रखा, मगर मर्द बेवफाई की भूत सूंघ ही लेता है। इसके बाप को भी मुझ पर शक हो गया था, मगर कोई सबूत उसके हाथ नहीं लग सका। 6 साल की बेवफाई के बाद मैं थक गई थी। मैंने रेहान की उंगली थामी और उसे लेकर घर से भागकर सीधा उसके दोस्त के घर चली गई। ये वहाँ साल भर रही, फिर एक दिन हिम्मत करके खुला के नोटिस इसके बाप को भेज दिए। 3 दिन बाद तलाक के कागजात के साथ एक ख़त भी आया। उस पर लिखा था, मैं तुम्हें कभी तलाक ना देता, मगर तुम ये जो हराम और गुनाह की ज़िंदगी गुजार रही हो, ये मुझे गवारा नहीं। अब जिसके साथ भागी हो शादी भी कर लेना। मैंने इद्दत पूरी की और शादी कर ली। न जाने वो ख़त कैसे रेहान के हाथ लग गया। इसने वो ख़त पढ़ लिया। बाप के अल्फाज उसके जहन में बैठ गए। वो मुझे अक्सर कहता था, क्या आपने गुनाह की ज़िंदगी गुजारी है, आपने मेरे बाप को धोखा दिया है। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसका जुनून बढ़ता गया। ये तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। डॉक्टर्स ने बताया कि ये किसी की जान भी ले सकता है, इसलिए मैंने इसके सौतेले बाप को अमेरिका भेज दिया। रेहान का असली नाम तो शहरियार अंजम था, मगर उसने अपना नाम भी बदल लिया। कहता है, इस नाम से तो मेरा बाप पुकारता है, आप मत पुकारो। मेरी सास बताती जा रही थी और रोती जा रही थी। उसकी बिगड़ती हालत के पेश नज़र में आमना को यहाँ ले आई। आमना और रेहान की खूब दोस्ती है। अगर आमना ना होती तो मैं अब तक ज़िंदा ना होती। और जहाँ तक बात है तुम्हारा सर मुंडवाने की, तो मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सब किया, नहीं तो रेहान तुम्हें जान से मार देता। ये कहकर मेरी सास खामोश हुई तो मैं बोली, वो जो मेरी नकली तस्वीरें बनाई गई हैं तरह तरह के लड़कों के साथ। मेरी बात सुनकर मेरी सास हैरान रह गई। कौन सी तस्वीरें? वही जो आमना की अलमारी में पड़ी हैं। मैंने गुस्से से कहा। तो वो आमना कहने लगी कि नहीं, ऐसी कोई तस्वीरें नहीं। मेरी सास ने आमना को बुलाकर पूछा तो वो साफ मुकर गई थी। सब कुछ वाज़ेह हो चुका था। ये सब किया धर आमना का था, लेकिन मेरी सास की आंखों पर उसकी मोहब्बत की पट्टी थी। जहाँ तक तुम्हारी बात है उस्मा, तो तुम्हारी शादी इसलिए रेहान से की थी। तुम बहुत मासूम हो और हसीन हो। मुझे लगा था मेरा रेहान तुम्हें पाकर खुश हो जाएगा, मगर हालात मज़ीद बिगड़ गए। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। मेरी सास सब कुछ बता के सोफ़े से उठ के बाहर चली गई। मुझे रेहान पर बड़ा प्यार आया, वो तो इस सब में बेकसूर था। अब सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। बस मैं रेहान और अपनी सास को दिखाना चाहती थी। सारा दिन सब अपने अपने कमरों में खामोश बैठे रहे। मैं लाउंज में थी। खाना खाकर सब अपने कमरों में चल दिए। मैं सोफ़े पे लेट गई। मुझे यकीन था आज आमना फिर रेहान के पास जाएगी, मगर वो नहीं गई। यूं ही 3 रातें मैंने लाउंज के सोफ़े पर गुजार दी। चौथी रात मैंने आमना को रेहान के कमरे की जानिब जाते देखा। मैं खामोशी से उठी और अपनी सास के कमरे की जानिब गई। उनको अपने साथ चलने को कहा। वो हैरानी से मेरे साथ चल पड़ी। मैंने उन्हें खामोश रहने को कहा। मैं उन्हें अपने बेडरूम के पास ले गई। मैं नहीं जानती थी कि आमना मेरी सास के ख़िलाफ़ आज कुछ बोलेगी। नहीं आमना, रेहान कह रहे थे। आमना कहने लगी, रेहान मेरी बात का यकीन करो। खाला ने अपने जैसी ही बदकिरदार लड़की तुम्हारे लिए चुनी है, ताकि तुम सारी ज़िंदगी उसका ध्यान करके गुजार दो और वो अपने शोहर के पास जाकर हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करे। वो मेरी खाला है, मैं उनकी नीयत को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम इसे तलाक दे के मुझसे शादी कर लो। हम दोनों मिलकर खाला से तुम्हारा बदला लेंगे
और वो जो तस्वीरें मैं तुम्हें अक्सर लाकर दिखाती हूँ, क्या ये सबूत कम है? मैंने अपनी सास की तरफ देखा, वो रो रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि डायन तो आमना है। हम दोनों कुछ भी कहे बगैर पलट के आ गए। सुबह जैसे ही रेहान ऑफिस गया, मेरी सास ने आमना को अपने पास बुलाया। वो हमेशा की तरह मेरी सास से चिपक रही थी, खाला खाला कर रही थी। मेरी सास ने उसके मुंह पर ज़ोरदार तमांचा मारा। वो हैरान थी। उन्होंने बस इतना ही कहा कि वो सब सुन चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने आमना को धिक्की देकर घर से निकाल दिया। रेहान को भी मेरी सास ने आमना की सारी असलियत बता दी। ये भी बता दिया कि वो तस्वीरें नकली हैं, क्योंकि मैं तो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं कहाँ इतने महंगे महंगे होटलों में घूमती फिरती। रेहान ने दिल से एतराफ़ किया कि उन्हें मेरी पाकदामनी पर पूरा यकीन है। ये उनका नफ्सियाती मसला है, जिसकी वजह से वो मेरे साथ बुरा सलूक करते थे। बचपन के गम भी थे। 5 साल आमना जैसे दोस्त का साथ था और उनका मसला और बढ़ गया। हमने नफ्सियाती डॉक्टर से उनका इलाज करवाने का सोचा। अब मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। रेहान नहायत अच्छे और ख्याल रखने वाले शौहर साबित होने हैं। मेरी ज़िंदगी जन्नत बनती जा रही है। अब कभी कभार रेहान को शक का दौरा पड़ता है, लेकिन फिर बाद में वो मुझसे माफ़ी मांग लेते हैं। उनका इलाज चल रहा है। उम्मीद है एक ना एक दिन सब बेहतर हो जाएगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।